काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे पीछे की इस तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि किसानों की बेहतरी के लिए, किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और ये किस तरह आंकड़ों के लिहाज से सामने रखी जा सकती है, ये बात आज के इस कार्यक्रम में इन आंकड़ों को तो हम आपके सामने रखेंगे ही, साथ साथ विशेषज्ञों से भी इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किसान जो विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, देश का एक वर्ग किसानों का, वो आखिर जो बात कह रहा है आंकड़े उससे क्यों नहीं मैच कर रहे। यानी जो सच्चाई है वो कुछ और है और जो वो कह रहे हैं वैसा दिख नहीं रहा। तो आखिर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में, ये दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हम और आप ये समझ सकें कि सिर्फ एक वर्ग किसानों का अगर विरोध कर रहा है तो आखिर क्यों, क्या मंशा है उनकी, ये हमें और आपको तय करना है। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने मैं आंकड़ों से ही शुरुआत करना चाहूंगी कि किस तरीके से सरकार किसानों की बेहतरी के लिए जहां एक और एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की यह भी पूरा प्रयास है कि एमएसपी पर खरीद भी बढ़ाई जाए। और एमएसपी जिन फसलों के लिए दी जाती है उसमें मात्र कुछ बड़ी फसलें ही नहीं या धान ही नहीं, बल्कि उनकी फहरिस्त को भी लंबा किया जाए ताकि किसान ज्यादा तरह की फसलों को उगाएं और ज्यादा कमाई कर सके। याद रहे आपको कि लक्ष्य केंद्र सरकार का यही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और इसीलिए एक समुचित व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को समझना भी जरूरी है और इनके साथ किसानों को जोड़ना भी जरूरी है। तो चलिए आंकड़ों से ही शुरुआत करती हूं। सबसे पहले आपके सामने हम तस्वीर पेश करेंगे कि रबी फसलों के लिए जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे, आपको टीवी पे भी हम ये बताते रहते हैं। यहां पर भी आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम के फूल, रबी के फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। 2021-22 में जो रेट थे उनको देखें तो 2022-23 में इनको आगे बढ़ाया गया है। ये रबी के फसलों की बात है, लेकिन हम कुछ और फसलों के एमएसपी को भी आपके सामने रखना चाहेंगे, जो ये दिखाता है कि विभिन्न फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी बढ़ाई जा रही है। वहीं पे 2014-15 से हम तुलना कर रहे हैं 2021-22 की, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो एमएसपी थी वहां से लेकर अब तक
कितनी बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में। गेहूं, जौ, चना, धान, ज्वार आपके सामने रखा है, लेकिन कार्यक्रम में आगे हम आपके सामने तमाम आंकड़े बहुत सारी अन्य फसलों को लेकर भी दिखाते रहेंगे ताकि आपको इसके बारे में तस्वीर पूरी स्पष्ट हो जाए। वहीं पर हम आगे आपके सामने ये बताना चाहेंगे कि कैसे एमएसपी पर सरकार रिकॉर्ड खरीद कर रही है। पहले जो खरीदा जाता था उससे अब आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है। धान में ही अगर आप देखिए तो 889 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद की गई है। पिछले खरीफ सत्र की बात करें तो ये आंकड़ा आपके सामने है 764 लाख मीट्रिक टन। वहीं धान से हटकर गेहूं की बात करें तो रबी सत्र में 433 लाख मीट्रिक टन है, जिससे लगभग 49 लाख किसानों को फायदा हुआ है और करोड़ों रुपए उनको मिल पाए हैं। तो ये खरीद जबकि सरकार करती है, जाहिर है किसानों को इससे फायदा होता है। धान से आगे दलहन और तिलहन की बात भी करें तो यहां भी हम देखते हैं कि लगभग 12 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है, लेकिन उससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। तो जब सरकार खरीद बढ़ाती है तो जाहिर है कि ज्यादा किसान उस खरीद की फहरिस्त में शामिल होते हैं, उनको फायदा मिल पाता है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कुछ और तथ्य भी आपके रखना चाहेंगे, खास तौर पर कि कैसे किसानों के लिए सरकार समर्पित रूप से काम कर रही है। अलग अलग योजनाओं के कुछ आंकड़े आपके सामने। सम्मान निधि योजना में हम देख रहे हैं कि लगभग 12 करोड़ किसानों को इससे फायदा हुआ है और किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं, यानी किसानों को सरकार फायदा देने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और योजनाएं आपके सामने अगर हम रखें तो हम पाते हैं कि फसल बीमा योजना को लेकर सरकार के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि लगभग 8 करोड़ 34 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है और करोड़ों रुपए किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के तहत पहुंची है। ये एक बड़ी पहल जो पहले कभी सोची नहीं गई, लेकिन अब ये जमीन पर साकार होती नजर आ रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इससे भी लगभग 11 करोड़ किसान के पास ये कार्ड पहुंच चुका है। इससे उनकी खेती की लागत में भी कमी आई है, उनका उत्पादन भी बढ़ा है। ये दिखाता है कि कितनी सफल हो रहा है ये सॉइल हेल्थ कार्ड। वहीं अगर हम बात करें तो सस्ता लोन, किसान के सामने एक बड़ी समस्या कर्ज की होती है, लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड उनको मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें कई लाख, लगभग 16.5 लाख करोड़ का हम देख सकते हैं कि इसके लोन की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। तमाम नीतिगत निर्णय ऐसे लिए गए हैं जिनके तहत ये तस्वीर सामने आ रही है कि किसानों को फायदा पहुंच रहा है। यहां से बाद अगर हम आपके आगे बढ़े तो हम आपको सबसे पहले, क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले किसानों की ही बात करना चाहेंगे और किसानों की बात आप तक पहुंचाना भी चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब एमएसपी बढ़ाया, इस फैसले के बाद केंद्र की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार आश्वासन दिया है कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, और उन्होंने अपील भी की किसानों से कि किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि सरकार बार बार ये बात कह रही है। लेकिन ये सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कह रही, इसको लेकर तमाम राज्यों से किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि कन्नौज के किसानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सरकार ने 40 रुपये बढ़ाए, हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं। अब पहले कम पैसा मिलता था, उसने गुजारा करना पड़ता था। अब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। फसल पर जो 40 रुपया सरकार ने बढ़ाया है तो किसान को उससे फ़ायदा होगा। हमको तो अच्छा लग रहा है, इसमें किसानों का फ़ायदा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं। इसमें महंगाई चल रही है, जो कुछ है महंगाई के हिसाब से अगर इसमें रेट बढ़ा है तो हमारे लिए अच्छा ही है, किसानों के लिए अच्छा है। हाँ, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। जैसे कि हमारी जैसे मक्का का भी रेट अभी बढ़ा हुआ था, थोड़ा बढ़ा था, तो उसके बाद अभी इसका गेहूं में भी बढ़त हुई है। तो इसे धीरे धीरे सरकार इन योजनाओं को अच्छे से देखेगी। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके के किसान भी केंद्र सरकार के फैसले से खुश हैं, आइए सुनते हैं। किसानों के खुशहाली आएगी। गेहूं के समर्थन मूल्य एमएसपी के 40 रुपए के में बढ़ोतरी कर दी गई। अब गेहूं 2015 रुपया प्रति कुंटल बिकेगा, जिसका हम सब किसानों को फायदा मिलेगा। इससे प्रदेश के जिले के हर एक किसान को विकास करने में सहायक होगा। देश में किसान हितैषी विषय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फसलों के समर्थन मूल्य को जिस प्रकार से बढ़ाया है, उससे किसानों का सम्मान बढ़ा है। और एक किसान होने के नाते धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत आभार। आपने फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ा करके किसानों को संबल प्रदान करने का जो काम किया है, इसके लिए किसान आपका सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत आभार।
तो विभिन्न किसान जो अपनी अपनी बात हमारे सामने रख रहे थे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं। कुछ और किसानों की बात आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रमेश चंद, जो नीति आयोग में सदस्य हैं और कृषि के जाने माने विशेषज्ञ हैं। रमेश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश चंद जी, जब हम बात कर रहे हैं किसानों की, तो मैं शुरुआत उस सवाल से करूंगी जो किसान लगातार उठा रहे हैं। जैसे किसान ये कह रहे हैं कि आपने एमएसपी तो बढ़ाई है, लेकिन लागत भी तो बढ़ गई है। ऐसे में किसान की आय और खर्च के बीच संतुलन को किस तरह साध रही है केंद्र सरकार कि किसान की आय भी बढ़े और खर्च भी कम हो? जब सीएसीपी ये सिफारिश करता है कि किस फसल की कितनी कीमत होनी चाहिए, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले वर्ष में जिसके लिए वो एमएसपी देते हैं उसके लिए क्या कॉस्ट होगा, और उस कॉस्ट पे एक बेंचमार्क है कि एमएसपी कम से कम उससे 50% ज्यादा होगी। अपने किसानों का रिएक्शन दिखाया तो 40 रुपए जैसे उन्होंने बात की गेहूं में, लेकिन जो एक बड़ी बात देखने वाली है कि गेहूं और सरसों में इस बार जो कीमत दी गई है वो 100% ज्यादा है A2+FL कॉस्ट से, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 23 फसलों में सबसे ज्यादा मार्जिन गेहूं और सरसों में इस बार दिया गया है। और पहले ये केवल गेहूं में था, जो आपने भी कहा कि एक डिवर्सिफिकेशन करना है। गेहूं हमारे पास जो हमारी देश की जरूरत है उससे हम काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन तेलों का हम आयात करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो बैलेंस लाने का प्रयत्न किया है इस बार सरकार ने, मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही सराहनीय है। जिन चीजों की हमें कमी है उनमें हमें ज्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए कीमतों में, और जहां पर हम थोड़ा सरप्लस की ओर जा रहे हैं वहां बेशक हम थोड़ी कम भी बढ़ोतरी जो है उसको दे सकते हैं। प्रोफेसर रमेश चंद, आपकी बात जो मैं समझ पा रही हूं, क्या उसका ये मतलब है कि गेहूं धान से हटकर किसान दलहन तिलहन अन्य फसलों का भी रुख करें, इसलिए उनमें ज्यादा एमएसपी की बढ़ोतरी की जा रही है? और क्या ये सोच किसानों तक भी पहुंचाई जा रही है, या किसान कितने इसकी ओर आकर्षित होते दिख रहे हैं? बिल्कुल पहुंचाई जा रही है, और ये जो कोशिशें हैं ये केवल एमएसपी तक ही सीमित नहीं है। आप यदि प्रोक्योरमेंट के आंकड़े देखें तो आप देखोगे कि पिछले कुछ वर्षों में जो दलहन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, सरकार ने किया है, उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। और एक बफर स्टॉक भी पल्सेस का गेहूं और धान की तरह ही बनाया गया है। पिछले साल यदि हम देखें तो मार्केट ने इतनी अच्छी प्राइसेस दी किसानों को दालों की और कुछ तिलहन की, कि सरकार एमएसपी में भी उसको खरीद नहीं पाई। तो वो भी एक इसका पहलू है कि अच्छी कीमत मिलने से किसान आकर्षित होता है उस फसल की ओर, और विशेष तौर पर क्योंकि ये रेनफेड एरिया में, बरानी एरिया में हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा होती हैं, और सरसों को छोड़कर बाकी तिलहन भी ज्यादातर बरानी एरिया में होते हैं। तो उनके लिए सचमुच में यदि सरकार एमएसपी ज्यादा देकर उसको सुनिश्चित करने की ओर भी अब कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक संतुलित विकास कृषि का जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। जी रमेश चंद जी, अगर हम देखें तो पाते हैं कि किसान के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक कि उसका उत्पादन कम लागत में उसका उत्पादन हो जाए, तो दूसरे उसको अच्छा बाजार मिल सके ताकि कमाई उसकी अच्छी हो सके। इस बाजार की उपलब्धता को लेकर भी केंद्र सरकार कितनी गंभीर है? हम मंडियों की बात लगातार कर रहे हैं कि भाई मंडियां बंद नहीं हो रही हैं, किसान खेती के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। किसान इस बात को क्यों नहीं समझ रहा? ऐसा नहीं कि सभी किसान इसको नहीं समझते। हमारे देश के एक भाग में हम देख रहे हैं कि भाई पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर इसके बारे में जो किसान है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है या कोई और कारण है। मैंने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में नीति आयोग की साइट पर
एक बहुत बड़ा जो है लेख लिखे हुए हैं। यदि किसी भी किसान भाई को इनके बारे में कोई संशय हो तो वो इसे देखकर मेरे से सीधा संपर्क कर सकता है, तो मैं उनको इसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। टीवी चैनल पर जाकर भी हमने जो है इसका किया था। एक्चुअली क्या है कि पंजाब और हरियाणा में मंडियां इतनी विकसित हैं और बाकी देश को यदि हम देखें तो वहां 50% से ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस मंडी के बाहर बिकता है, औने पौने दाव में बिकता है। मंडी में कैपेसिटी ही नहीं है उसके जाने की। तो ये जो लॉ बनाए हैं ये पूरे देश का जो हित है उसको ध्यान में रखकर बनाए हैं। जब मंडियों की इतना समर्थ ही नहीं है कि 100% मार्केटेबल सरप्लस वहां बिक सके, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये मंडियों को बंद करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल। किसानों का एक मेन इशू ये है क्योंकि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है। मंडियों में जो सरकारें हैं, प्रदेशों की सरकारें, वो इसको एक रेवेन्यू का सोर्स बनाकर 2% 3% जो है अपना एक जो लेवी लगाती हैं। तो सरकार ने किसानों को कहा है कि यदि आपको इसमें आपत्ति लगती है कि इससे जो मंडियां हैं वो एक लेवल फील्ड में नहीं रहेंगी, तो आप आइए अपना सुझाव लेकर हमें बताइए, हम तैयार हैं उसको एड्रेस करने के। जी, मैं समझता हूँ कि एक हठधर्मी का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। लॉ किसानों की बेहतरी के लिए बनाए हैं, उनमें कुछ कमियां कुछ क्षेत्र वाले किसान सोच सकते हैं कि हैं, लेकिन उनको वो कमियां जो हैं वो लेकर आना चाहिए। आपने सही कहा प्रोफेसर रमेश चंद कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश का किसान आंदोलित है, एक पर्टिकुलर वर्ग का किसान ही है जो अपनी बात रख रहा है। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई अपने तथ्यों को आप सही तरीके से उनको क्लियर करें ना, अगर उनका कोई शक शुबा है तो, और आपसे वो सीधे बात कर सकते हैं। यानी देश का किसान अगर केंद्र सरकार से लगातार और ये सीधे बात कर सके तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि इस तरीके से आंदोलन करके। बातचीत के जरिए बात होनी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर रमेश चंद, यहाँ एक और बात आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम कई किसान अब ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आपने एमएसपी तो बढ़ा दी है लेकिन लागत हमारी उतनी नहीं कम हुई है, लागत भी तो बढ़ गई है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि खेती की लागत कम की जाए। इस दिशा में किस तरह केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है? नहीं, इसमें दो तरीके से बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि कोशिशें हो रही हैं कि जितनी भी लागत कम की जाए, लेकिन जब एमएसपी की घोषणा की जाती है तो यदि हम 22-23 की घोषणा कर रहे हैं तो हम पुराने आंकड़ों का ट्रेंड लेकर उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि 22-23 में डीजल की कीमतें क्या होंगी, खाद की कीमतें क्या होंगी, लेबर का बेज रेट क्या होगा और एवरेज कॉस्ट किसान को क्या आएगा। तो वो जो एमएसपी की घोषणा है वो प्रोजेक्टेड कॉस्ट के आधार पर होती है। बिल्कुल। तो अब यदि आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये जो कहना कि खेती की प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो रही है, ऐसा नहीं है। जब से सरकार नया फार्मूला लाई है 3 साल पहले के A2+ FL पे कम से कम 50% होना चाहिए, तब से तो आप देखोगे कि जो एक उसमें नेट इनकम मिलती है उसमें एक वृद्धि हुई है, उसमें कमी नहीं। अब ये चीजें किसी एक फार्म का डेटा लेकर प्रेजेंट करना, किसी एक सिचुएशन का डेटा लेकर प्रेजेंट करना सही नहीं है। इसमें हमें जो ऑल इंडिया के आंकड़े कलेक्ट होते हैं हजारों किसानों का डेटा लेकर, फिर उनमें जो है एवरेज ट्रेंड बनाया जाता है। यदि उसको और एमएसपी और उत्पादकता को आप मल्टीप्लाई करके देखें तो ऐसा नहीं है कि जो नेट इनकम है उसमें किसी किस्म की कमी आई है। लेकिन यदि कॉस्ट भी कम होंगे और दूसरी ओर कीमतें भी अच्छी मिलेंगी तो फिर दोनों फ्रंट से उस पे जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और इनकम जो है उसमें वृद्धि दर और तेजी हो जाएगी। जी प्रोफेसर रमेश चंद, हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे देश का 85% किसान ऐसा है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। अगर हम किसान के समृद्ध होने की बात करते हैं तो इनकी समृद्धि सबसे पहले आती है। जिस तरीके से इनाम मंडियां दी जा रही हैं, एफपीओस की बात की जा रही है, ये सीमांत किसान को लेकर केंद्र सरकार किस व्यापक सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या उससे वो भी लाभान्वित हो पा रहे हैं?
ऐसा नहीं है कि जो छोटा किसान है उसको फायदा नहीं मिलता, ये भी एक भ्रांति है। और इसमें लोगों के रिसर्च पेपर हैं कि जो छोटा किसान है वो ज्यादा जी लगा के अपने खेत में काम करता है, उसको एक अपनी फैमिली लेबर का एडवांटेज होता है, वो मॉडर्न इनपुट बड़े किसान से ज्यादा प्रति एकड़ यूज करता है, और उसकी प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज्यादा है। लेकिन उसकी स्केल जो है लो है, उसके लिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती कि आपका फार्म साइज कैसे बढ़ाया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी टारगेटेड स्कीम है जिनका फायदा स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर जो हैं उन्हीं को मिलता है। जैसे क्रेडिट पे जो लेते हो बैंकों से, उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कई इनपुट पे एक सब्सिडी मिलती है। तो छोटे किसान को तो जो 100% उसकी जरूरत है उससे ज्यादा क्रेडिट तक वो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। लेकिन बड़ा किसान उसकी जरूरत काफी ज्यादा होती है, उसको एक भाग पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, दूसरे भाग पे इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। तो जो भी नीतियां हैं उनमें एक जान बड़ा सोच समझकर एक बायस क्रिएट किया गया है जो इन फेवर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए जो एक एफपीओ का प्रयत्न सरकार कर रही है कि छोटे फार्मर जो हैं, सीमांत किसान जो हैं, उनको एक स्केल का एडवांटेज देने के लिए आप उनको एक उनके कोऑपरेटिव के ग्रुप हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी या फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि ऐसा ना हो कि उसको 2 क्विंटल प्रोड्यूस लेकर जाना पड़ रहा है। जब 100 किसान इकट्ठा हो जाएगा तो 2-2 क्विंटल से भी 200 क्विंटल बन जाता है और वो एक कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं। तो हमें ये बात मानकर चलना चाहिए कि लैंड पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारा जोत का साइज कम है, वो एक नेचुरल एंडोमेंट है हमारे यहाँ। चीन में हमारे से भी काफी ज्यादा कम है। एशिया में ओवरऑल ही फार्म का साइज बहुत कम है, लेकिन उस साइज से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज हैं उनको लगातार जो है एड्रेस करने के लिए नीतियां और योजनाएं बनती भी हैं और लागू भी हो रही हैं। जी प्रोफेसर रमेश चंद, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें तकनीक का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। हालांकि हम कहते हैं कि जो धान है, जो गेहूं है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर हम ध्यान रखें, क्या ये उत्पादन बढ़ाने की भी सरकार की मंशा है कि इस दिशा में भी काम किया जाए और इससे भी किसान कितना लाभान्वित हो सकता है? अब ये जो गैप है कि ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया से या दुनिया की एवरेज से हम पीछे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप चाइना को देखोगे या यूरोप में जैसे गेहूं 10 महीने होता है, एक लंबा एक चक्कर चलता है, लेकिन यदि आप देखें कि 365 दिन में आप 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर से क्या पैदा करते हो, तो उसमें जो दुनिया की प्रोडक्टिविटी थी और जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, मोस्ट क्रॉप्स में हमारा वर्ल्ड एवरेज से एक स्थान, कई फसलों में हम उससे ऊपर आ रहे हैं। और विशेषकर आप देखोगे कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो सीमित नहीं है कि पहले राइस और व्हीट नॉर्थ वेस्ट इंडिया और थोड़ा साउथ के डेल्टा रीजन तक राइस का था, लेकिन जब से ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया हुआ है तो आप देखिए कितनी ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। राइस का प्रोक्योरमेंट उड़ीसा में 5 मिलियन टन को क्रॉस कर गया है, जो कभी डेफिसिट स्टेट होता था। तो ये इसीलिए संभव हुआ कि प्रोडक्टिविटी अब जो ईस्टर्न इंडिया हमारे और सेंट्रल इंडिया जो हमारे पीछे थे उत्पादकता में, उनकी भी उत्पादकता बढ़ रही है। यही एक कारण है कि हम सरप्लस होते जा रहे हैं मोस्टली फसलों में, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। 40 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का पिछले वर्ष हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो उत्पादकता जो पहले कम थी उसके कई कारण हैं। हम फर्टिलाइजर का बहुत कम यूज करते हैं, चाइना से तो आधा भी
हम फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, और थोड़ा मौसम का भी उसमें हिसाब किताब होता है कि कितना सूटेबल क्लाइमेट, सनशाइन वो किस तरह के मिल रहे हैं। लेकिन स्कोप है यील्ड को बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एरिया बढ़ाने का। और अब BGRI ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और तरह तरह के जो टेक्नोलॉजी मिशन है वो इस गैप को कम करने में जो है काफी उनसे सहायता मिल रही है। लेकिन कुछ फसलें हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि सोयाबीन में हम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, इसलिए एक ऑयल का, हमारा ऑयल सीड का क्राइसिस है, जिसके लिए अभी आपने भी सुना होगा कि 11,000 करोड़ रुपए का ऑयल सीड मिशन जो है सरकार ने उसकी घोषणा की है जी। इसी तरह दालों में हम देखेंगे कि 5-6 साल के बाद एक जंप आता है, लेकिन एक कंटिन्यूस ट्रेंड उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का नहीं है। और उसमें भी सीड को लेकर भी, और हमारा जो सिस्टम है वो जो इंटरनेशनल CG सिस्टम है उसके साथ भी लगातार, कल भी एक मीटिंग थी कि आप हमारी इस एरिया में भी हेल्प करिए। गेहूं और चावल तो हम अब अपने आप अपना कर सकते हैं, उसमें बेशक आप हमें कोई रिसर्च में हेल्प करने का आवश्यकता नहीं है जी, लेकिन इन दूसरी चीजों में हेल्प करिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी पहल के साथ या सरकार की इसी नीति के साथ अगर किसान जुड़ जाते हैं तो देश को भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश चंद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब हम बात करते हैं किसानों की, तो जाहिर है कि किसान क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है। MSP बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर के सांबा में किसान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। किसानों को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि MSP से किसानों को फायदा हो रहा है और इसीलिए किसान भी चाहते हैं कि MSP को ज्यादा फसलों के लिए आगे लाया जाए। और इसी दिशा में जब भी सरकार MSP बढ़ाती है तो उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे पास लगातार पहुंच रही हैं। जहां एक और राज्य सरकारें इसको एक स्वागत योग्य कदम बता रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों के किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारों के हक में ये फैसला लिया है। जिम्मेदार क्या जो है वो खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया है वो बहुत अच्छा है किसानों के लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि हर चीज़ का जो रेट है अभी बढ़ा दिया है और किसानों को जो पैसा है 2000 किस्त वो भी मिल रही है। किसान इतना खुश है, जो रेट बढ़ाए गए सब कुछ किया इन्होंने हमारे लिए। हम इस योजना से सब खुश हैं। और चलिए अब हरियाणा के किसानों का क्या कहना है। हिसार के किसान अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं। जो रबी की फसलों की MSP तय की है वो सराहनीय योग्य है। लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। वहाँ इन फसलों से बहुत अच्छा MSP जैसे सरसों वगैरह में दिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रबी की फसल पर जी बधाई है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद है। जो दलहन और तीन फसलों ऊपर लोगों को रुझान करे है तो इन माँ किसानी काफ़ी फायदो है, देश के लिए भी है, पानी के लिए भी है। तो इन फसलों पर किसान को दिया गया है तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं हम तो जी। और इस वक्त हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश थोराट, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महा FPC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के। योगेश थोराट जी, आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ योगेश द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, जो CEO हैं मध्य भारत किसान उत्पादक परिसंघ भोपाल से। योगेश द्विवेदी जी, जब हम बात करते हैं किसानों की, तो ये FPOs को बनाना किसान सरकार की एक विशिष्ट सोच रही है इसके पीछे, ताकि किसान एक संघ, एक समूह के रूप में कमाई कर सकें और ज्यादा अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। आप चूंकि इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या सच्चाई है, जमीनी सच्चाई, किस तरह का फायदा किसानों को मिल पा रहा है? देखिए, भारत सरकार ने अभी पिछले सालों में FPO को लेकर के काफी कार्यक्रम चलाए हैं FPO को बढ़ाने में,
और मध्य प्रदेश में तो हम लोग काफी समय से इस पे काम कर रहे हैं। और अभी छोटे किसान, ऐसे किसान जो कि जिनका 4 कुंटल 6 कुंटल के जो किसान थे, छोटे किसान, आज मध्य प्रदेश में 250 करोड़ से अधिक का उनका व्यवसाय है। हमारे साथ ऐसे मध्य भारत कंसोर्शियम और साथ में हमारे करीब 134 एफपीओज हैं मध्य प्रदेश में जो कि कृषि व्यवसाय कार्य कर रहे हैं। और ऐसे किसान जो कि व्यवसाय के बारे में शायद आज से 10 साल पहले ऐसा सोच नहीं सकते थे, आज वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के और बाजार में अपने ब्रांड के साथ हम लोग आए हुए हैं। चाहे हमारा बीज हो, चाहे हमारे गेहूं के आटे हो, दालें हो, हम सब अलग अलग मटेरियल लेकर के बाजार में पहुंच रहे हैं। तो किसान जब संगठित होकर के, जो छोटा किसान अकेले नहीं कर सकता है, वो एफपीओ के माध्यम से वो बड़े काम कर पा रहा है और सरकार उस पर काफी ध्यान दे रही है। कुछ फर्टिलाइजर को लेकर के जरूर हम लोगों को समस्याएं अभी आ रही है और हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि एफपीओ को फर्टिलाइजर भी जो है, जो हमारे ऐसे किसान जो कि सहकारी समितियों के सदस्य नहीं है, तो वो बाकी सेवाएं तो वहां मिल रही, बट फर्टिलाइजर में थोड़ा दिक्कत आ रही। पर अभी जिस तरह सरकार लगातार कदम उठा रही, फर्टिलाइजर में सब्सिडी भी बढ़ाया है, तो ये काफी जो है उसको लेकर किसानों में काफी उत्साह है और उसका सभी किसान जो है हमारे स्वागत कर रहे हैं। जी, यानी एफपीओस के जरिए किसानों को फायदा हो रहा है। यहाँ पर हमारे तीसरे मेहमान का भी स्वागत करते हैं, प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा, प्रोफेसर आईआईएमए और फॉर्मर चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका प्रोफेसर शर्मा। आपके पास आने से पहले मैं योगेश थोराट जी से एक सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि हम एफपीओस की बात कर रहे हैं और योगेश थोराट जी, आप महा एफपीसी के साथ जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो किसानों के साथ उनके एफपीओस को और बेहतर मार्केट और तकनीक देने की दिशा में, उनकी मुश्किलों को आसान करने की दिशा में काम करती है। यहाँ पर आपसे मैं एफपीओस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद भी पूछना चाहती हूँ, जिसको लेकर भ्रांतियां किसानों के एक वर्ग में फैली हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खासतौर पे महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत व्यापक स्तर पर की जा रही है, पहले से ही की जा रही है। किसी किसान की जमीन तो आज तक गई नहीं। आपका अनुभव क्या कहता है, किसानों को इससे कितनी संतुष्टि है? सबसे पहले तो मैं जो एमएसपी हाइक का डिसीजन हुआ है उसके लिए केंद्र शासन का स्वागत करता हूँ और इस डिसीजन की तरफ मैं किसानों का उत्पन्न बढ़ाने के लिए एक प्रयास और दूसरी तरफ जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के एक प्रयास के तौर पे देख रहा हूँ। और जैसे आपने कहा, महाराष्ट्र की जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, केंद्र शासन का जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट का डिसीजन था 2018 से लेके आज तक था, तो उसके कारण महाराष्ट्र के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का काफी स्ट्रेंथनिंग हुआ है। अगर हम पिछले 3 साल का अगर डेटाबेस देखते हैं, जैसे प्रोफेसर रमेश चांद जी भी बोल रहे थे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ा अल्टरनेटिव मार्केटिंग तौर के ऊपर तैयार हो रहा है और जो प्रेजेंट एपीएमसीज है उसके बाहर भी मार्केट्स तैयार हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कम से कम 1.5 लाख किसान इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जो शेयर होल्डर है वो एमएसपी प्रोक्योरमेंट चैनल के बहुत बड़े जो लाभ हुआ है उनको ये लाभ हो चुका है। और इस डिसीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी डिसीजन 2018 से आज तक हमें दिखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो है कि इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे भी काफी सुधार इसमें हो चुका है। पहली बात तो पूरा प्रोक्योरमेंट चैनल एक डिजिटल तौर पे सामने आ रहा है। सेकेंडली जो किसानों को पेमेंट्स भी है वो डायरेक्ट उनके खाते में जा रहे हैं। और तीसरी जो बात है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर सीधा किसानों के फार्मर के डोर स्टेप के ऊपर जा रही है। जैसे आपने सवाल पूछा अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए महाराष्ट्र की क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, तो मुझे लगता है कि एफपीओज को इस गवर्नमेंट के एमएसपी प्रोक्योरमेंट चैनल में सहभागी कर लेना यही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक इंक्यूबेशन मॉडल था। उसके तहत आज हमारे जो 604 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज महाराष्ट्र की शेयर होल्डर्स है उसमें से 200 प्लस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट सेंटर चलाते हैं। तो अब एमएसपी प्रोक्योरमेंट सेंटर भी उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल बन चुका है। हर सीजन में किसान जब अपनी फसल की बुआई करता है, जब वो हार्वेस्टिंग के तौर पे वो आता है, तब वो पहले एफपीओ से कम्युनिकेशन करता है कि मेरे पास ये कमोडिटी है, एमएसपी क्या है। अगर कमोडिटी एमएसपी के ज्यादा भी रेट है तो वो प्रेफर करता है कि हम दूसरे चैनल्स को कैसे दे सकते हैं। तो हमारी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, पर्टिकुलरली अगर हम ऑयल सीड की बात करते हैं, तो जो हमारे किसान है और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और कंपनीज है या कृषि कंपनीज है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और सीधा उनको अपना कमोडिटी बेच देते। ये हुआ हमारे ऑयल सीड के बारे में। पल्सेस की भी अगर हम बात करते हैं तो पल्सेस में भी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है
वो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जुड़ जाते हैं और सीधा किसानों से अपना कमोडिटी खरीद लेते हैं और वो प्रोसेसिंग यूनिट्स को दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे इन सारी चीजों का, तो हमारे महाराष्ट्र में तो क्रॉपिंग का पैटर्न काफी बढ़ रहा है। जैसे रमेश चांद जी भी बात कर रहे थे कि इस बार हमें जो व्हीट में खाली 2% हाइक देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो वहां से कम 6 to 8% की हाइक एमएसपी में पल्सेस के बारे में हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान अब जो ड्राईलैंड फार्मर्स है वो पल्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंडली जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो जो ड्राईलैंड वाला किसान है, जो छोटा किसान है, उसके सीधे ग्रास रूट लेवल पे उसके विलेज में उसके फार्म वेट के एमएसपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, इसके लिए वो सीधा उसको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन योगेश जी साथ ही यहाँ पर चूंकि आप जो बात कर रहे हैं उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि किसानों के लिए ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से वो एपीएमसी मंडीज के बाहर एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर पे उभर रहे। एमएसपी का एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का फायदा महाराष्ट्र में हो चुका है। जरूर इसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे भारत सरकार इसमें वन नेशन वन एमएसपी के तौर पे देख रही है। किसानों की लागत कम करने की भी यहाँ पे बात चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एमएसपी जाहिर करती है तो हमें लगता है कि अगर कुछ स्टेट में एवरेज से अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है तो वहां से सरकारें भी आगे आए और वो अपने किसानों को बोनस के तौर पे ज्यादा प्राइस दे सके, उसके बाद उस किसानों को बेनिफिट हो जाए। चलिए आपके पास वापस आऊंगी योगेश जी, उससे पहले मैं आगे प्रोफेसर शर्मा के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर शर्मा, अभी हम प्रोफेसर रमेश चंद से विस्तार से इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि जो एमएसपी निर्धारित की जा रही है और जो बढ़ोतरी की गई है उसका आधार कितना संतुलित इन मायनों में है कि जो किसान है उसका खर्च और उसकी लागत उनके बीच में एक संतुलन नजर आए। इसी को लेकर आपसे भी मैं सवाल जानना चाहूंगी। जैसे किसानों का ये कहना कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, लागत बहुत बढ़ गई है और एमएसपी तो आपने कुछ ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, लेकिन जो बात तथ्य सामने आ रहा है वो ये कि बिल्कुल सही आधार पर एमएसपी बढ़ाई गई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें इसको जो है एक बदलते हुए और लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि जैसा कि प्रोफेसर रमेश चंद ने भी कहा कि हम जो है उसका एक उत्पादन लागत जो होती है उसके साथ साथ और भी कई हमारे एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं जब एमएसपी डिसाइड करते हैं। और हमारा ये एक प्रयास रहता है कि हम किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो वही क्रॉप्स जो है ग्रो करें जहाँ पे हमारी जो है डिमांड बढ़ती है। और आपने अभी देखा होगा कि हमारी जो प्राइस पॉलिसी है उसमें हमारा जो ध्यान है वो ये है कि हम उसमें दलहन उगाने वाले जो हमारे किसान भाई बहन हैं या जो तिलहन उगाते हैं या हमारे जो मोटा अनाज उगाते हैं जहाँ पे हमारी जो है वो डिमांड बढ़ रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि दलहन में तो हमने एक भूतपूर्व एक जिसको कहते हैं कि एक अचीवमेंट की है कि आज से 5 साल पहले जहाँ पे हम लगभग 65-66 लाख मेट्रिक टन जो है इम्पोर्ट करते थे, वो आज जो है लगभग हम 2-2.5 मिलियन जो 20-25 लाख मेट्रिक टन इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे लिए अभी भी चुनौती जो है वो हमारा एक खाद्यान्न तेल जो है, क्योंकि अभी भी हम पर ये जो है लगभग 75 से 80 हज़ार करोड़ रुपए का जो हमारा ये एडिबल ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं। और इस साल आपने देखा होगा कि चाहे वो खरीद की बात हो या रबी की बात हो या बाकी भी हमारी जो प्राइस पॉलिसीज भारत सरकार जो अनाउंस करती है, तो उसमें हमारा ध्यान ये रहा है कि हम जो है किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो दलहन की तरफ जाएं, वो तिलहन फसलों की तरफ जाएं और मोटे अनाज की तरफ जाएं। जैसा कि आप रबी सीजन की बात करेंगे तो चाहे वो आपका मसर हो या आपका वो जो है रेपसीड मस्टर्ड हो, उसमें लगभग 7.5 से 8.5% की वृद्धि हुई है, जबकि जो गेहूं है उसमें कम वृद्धि हुई है। और उसका एक कारण ये है कि देखिए आज जो है हम एक विश्व बाजार के साथ जुड़े हुए हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी लागत के साथ साथ जो है वो हमारी डिमांड सप्लाई जो सिचुएशन होती है, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे वो वर्ल्ड मार्केट में हो, वो कैसी है। इसी तरीके से जो प्राइसेस हैं वो आपके डोमेस्टिक और वर्ल्ड मार्केट्स में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि गेहूं में जो है वो अभी ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि गेहूं के जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो पिछले साल से जो वो एक बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर
अगस्त की बात करें तो जो इंटरनेशनल प्राइस था वो 205-210 डॉलर पर मेट्रिक टन था, और अभी जो अगस्त 2021 में जो है वो बढ़कर 2075-2080 के लगभग हो गया। तो उस तरीके से जो है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम विश्व बाजार में जो है उसकी क्या सिचुएशन है, चाहे डिमांड सप्लाई की है या उसके प्राइसेस की है। तो ये जो है एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक भ्रांति जो किसानों के मन में होती है वो ये होती है कि हम जो पुरानी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का डाटा है वो उसको यूज करते हैं, उसके बेसिस पे एमएसपी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो 2 साल पुराना जो डाटा होता है तो उसका हम कॉस्ट प्रोजेक्शन जो है वो जो हमारे प्राइस इंडिसेस होते हैं उसके बेसिस पे करते हैं। और वो बिल्कुल जैसे मान लीजिए अगर हमारी रिपोर्ट जो है जुलाई में सबमिट होती है तो वो जुलाई तक के प्राइसेस इसमें रिफ्लेक्टेड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम वो इन्फ्लेशन या जो आपके बाकी इनपुट के प्राइसेस जो बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में नहीं रखते, तो वो जरूर उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे में क्या प्रोफेसर शर्मा ये बात सही है कि अगर सरकार कहती है कि भाई आप एफपीओस के साथ जुड़े, छोटे किसान संघों के साथ सामने आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप उस आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पाते हैं, उससे भी जुड़ पाते हैं, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है और आपको फायदा भी होता है। इसके साथ पारंपरिक खेती को जोड़कर जो सोच सामने लाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वो कितनी व्यवहारिक साबित होती दिख रही है? बिल्कुल सही है। जो हमारी एक जिसको मिसकंसेप्शन कहते हैं वो हम ये कहते हैं कि हमारा फार्म साइज बहुत छोटा है, जबकि मैं ये बता दूं कि हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़े किसानों से ज़्यादा होती है। तो वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है वो ये है कि वो मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि उनका प्रोड्यूस कम होता है। तो उसको कैसे हम एग्रीगेट करें, उसको एग्रीगेट करने के लिए जो एक सरकार ने जो ये एफपीओस का जो कॉन्सेप्ट जो एक अभी प्रमोट किया है, तो मेरे ख्याल से एक जिसको कहते हैं कि एक मेजर जो माइलस्टोन जो होगा वो यही होगा कि अगर हम एक इफेक्टिव और वाइब्रेंट एफपीओस को अगर डेवलप कर पाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, तो हम प्रोड्यूसर को जो है कंज्यूमर से उसको डायरेक्टली लिंक कर पाएंगे। तो हमारी जो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट चाहे वो प्रोड्यूसर की हो या चाहे वो आपके कंज्यूमर की हो, चाहे वो ट्रेडर की हो या किसी की हो, तो वो भी कम होगी। और जहां तक ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात है तो देखिए मेरा ये मानना है कि दोनों के लिए जगह है। हमारे लिए ऐसा भी नहीं है कि हम कहेंगे या तो हम केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करेंगे या नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो दोनों के लिए। जैसा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की आप बात करें तो अगर विश्व बाजार की अगर हम एक असेसमेंट करें तो उसका जो है वो उसकी डिमांड जो है लगभग आपके 10 से 15% और के लगभग से वो हर साल बढ़ रही है। तो उसका हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी डिमांड है और जो है वर्ल्ड मार्केट में भी उसकी डिमांड है। तो हमें जो है दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हम ये और वो की बात नहीं, ये दोनों ही जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यानी किसान को भी इस वक्त एक सजग किसान बनना होगा कि बाजार की क्या मांग है और आधुनिक तकनीक या बाजार में क्या नई चीजें आ रही हैं, उसके हिसाब से अपनी पारंपरिक खेती को भी बदलना होगा। योगेश द्विवेदी जी, किसानों की बात चूंकि हो रही है और आप लोग एफपीओस के जरिए लगातार किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, आप भारत किसान उत्पादक परिसंघ के साथ जुड़े हुए हैं, ये समझाइए हमें कि किसानों को भी तो कोई मुश्किलें आती होंगी ना जब वो एफपीओस के साथ जुड़ते हैं या इस तरीके की व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, उनकी क्या व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं जिनको दूर किया जा रहा है? संस्थाओं के निर्माण में और प्लस उसको संचालन और साथ में व्यवसाय तीनों काम में लगे हुए। ये बात सही है कि किसान, छोटे छोटे किसान जो है वो कृषि व्यवसाय को लेकर के, क्योंकि एक परंपरागत जो चले आ रहे पिछले 50 सालों से कि उनका काम यह है कि खेती जो ये मान के जो मिल रहा है वो भगवान भरोसे वाला है कि जो है ईश्वर दे रहा है उतना, उस मानसिकता से किसान को एक कृषि व्यवसाय के रूप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास जो है एफपीओ के माध्यम से हो रहा है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि भरोसे भी कई तरह के लोगों ने चीट किया है गाँव में किसानों को, कोई भी इस तरह से उनके जो अनुभव है, तो अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह है हर राज्यों में, जैसे अभी हमारे साथी महाराष्ट्र से बात कर रहे थे योगेश थोराट, मध्य प्रदेश में हमारे ऐसे एफपीओज है 6,500 किसान उसमें इकट्ठे होकर के और वो सालाना जो है 50 करोड़ से ऊपर के व्यवसाय कर रहे, तो वो भी। माफी चाहते हैं योगेश द्विवेदी जी, आपसे संपर्क हमारा कट गया है। जी, आप मेरे को आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बताइए। हाँ जी जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। तो ये जो कई सारे एक्सपेरिमेंट, छोटे किसानों को थोड़ा डर होता है और पर्टिकुलरली जब वो कहीं उसको, क्योंकि किसान उत्पादन संगठन में सब कुछ सरकार दे देगी ये नहीं है, उसमें ये कि आपको भी पैसे लगाने हैं और साथ में आपको सरकार भी उसमें मदद करी। कई सारी स्कीम, इक्विटी मैचिंग ग्रांट स्कीम है,
क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है कि जिसमें अगर 750 किसान अगर 2-2 हजार रुपए इकट्ठा करते हैं, 15 लाख रुपए, तो उनके पास अगर पूंजी और 15 लाख रुपए उनको सरकार दे देगी, तो इस तरह से 30 लाख रुपए को लेकर के और वो अपने कृषि व्यवसाय का काम कर सकते। तो थोड़ा सा उस समय शुरुआती दौर में किसानों को जुड़ने में उनको एक संशय होता है, उनको शायद भरोसा नहीं होता कि हम लोग कुछ कृषि व्यवसाय कर पाएंगे, लेकिन जब थोड़ा आगे आते हैं करके और जब उनको कुछ बेनिफिट मिलता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा किसान उसमें जुड़ने लगते हैं। और उसमें दूसरा हम लोग एक्सपोजर विजिट में भी ले जाते हैं, जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जहां पे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में, तो वो देखते हैं कि किसानों ने किस तरह से छोटे छोटे किसान इकट्ठा करके और एक अपना बहुत बड़ा काम शुरू कर पाए हैं जब मिल करके वो लोग आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो उनको बेनिफिट है और जो एग्जाम्पल हमारे सामने ऑलरेडी इस समय प्रदेश में काफी है, तो वो किसानों को हम उस तरह एक्सपोजर विजिट में ले जाके और वो करते हैं। बट ये बात सही है कि व्यवसाय और जो अभी एक जीविकोपार्जन बोलते हैं, एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो पेट भरने के लिए खेती थी, आज लेकिन जिस तरह सरकार का जो प्रयास है और जो सरकार चाह रही कि हम अपने उन किसानों को उस स्तर से और एक ऐसे स्तर पे ले आए जहां की वास्तव में खेती को जो एक हीन भावना से देखा जाता था कि खेती मतलब एक घाटे का सौदा, तो वो अभी भी चैलेंज है और किसानों को समय थोड़ा इसमें और लगेगा, क्योंकि अभी इसमें संख्या एफपीओ की अभी भी कम है। सरकार ने 10,000 एफपीओ बना रही है, पर जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, कुछ इनमें और मदद की जरूरत है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट सप्लाई को लेकर के जो एफपीओ छोटे किसान है, क्योंकि जो ज्यादातर किसान जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए उनको तो वो फायदा आराम से मिल जाता है। एफपीओ को अभी वो थोड़ी सहूलतें सरकार से और चाहिए, यद्यपि कुछ अभी नई स्कीम आई है। और जैसा कि साथ में हमारे साथी बता रहे कि एमएसपी ऑपरेशन में मध्य प्रदेश में इस बार लगभग 150 एफपीओ भाग ले रही है। ऐसे किसान जो कभी भी जिनको एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता, तो सोच नहीं सकते थे, व्यापारियों के हाथों अपना का औने पौने दाम में अपना उपज बेच देते थे, आज वो किसानों को एमएसपी मिल रहा है। आज गांव-गांव में 2 गांव 3 गांव के बीच में एमएसपी के सेंटर खुल रहे हैं। और अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया गया, ताकि सेंटर इतना ज्यादा खुल जाए, ताकि किसानों को 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से ज्यादा न जाना पड़े। तो ये जो सरकार की जो ये इस तरह की इनिशिएटिव है, और साथ में जो स्टोरेज को लेकर के जो हमारे साथी बता रहे थे कि गांव-गांव में प्रयास हो रहे हैं, और उसमें एफपीओ के पास थोड़ा पूंजी का अभाव है, पर सरकार से मदद लेकर के भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 31 ऐसे संरचनाएं 500 मैट्रिक टन के गोदाम बने, जहाँ पे किसानों के उत्पादों को संग्रहण किया जा सके, ग्रेडिंग किया जा सके, ताकि उसको ग्रेडिंग करके और हम उसको बेहतर बाजार में उन किसानों के उत्पादों को बेच सके। और मुख्य उद्देश्य एफपीओ का है कि जो डिस्ट्रेस सेल होता था, जो मजबूरी में किसान अपना उत्पाद बेच देता था आड़तियों को, व्यापारियों को औने पौने दाम में, वो एफपीओ के माध्यम से उसको रोकने में जो है काफी सफलता मिली। यानी व्यवस्था किसानों के हित में है। एफपीओ के माध्यम से जो लघु किसान, हमारे छोटे किसान है, उनकी खेती को वास्तव में हम एक लाभदायी एग्रीकल्चर जो की तरफ हम ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन योगेश थराट जी बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। तो किसानों को आप आशान्वित करने के लिए किन शब्दों के माध्यम से आप उनका उत्साह बढ़ाना चाहेंगे, खासतौर पर इन नई पहल को लेकर? क्योंकि जब भी कुछ नया आता है तो भ्रम होते हैं, लेकिन उनको दूर करने की भी तो कोशिश केंद्र सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। सबसे पहले तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, किसान उत्पादक संघ जो बन रहे, तो वो सबसे बड़ा किसानों के लिए एक आशा का किरण है। क्योंकि पहले की अगर हम व्यवस्था की तुलना करते हैं तो कोई एक विकल्प नहीं था, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के तहत उनको एक विकल्प मिल रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ये सहकार तत्व के ऊपर काम कर रही है, ये सहकार जो एक्ट है उसके अंडर काम कर रही है, और दूसरा कंपनी एक्ट के अंडर काम कर रही है। और उसमें सारा जो युवा वर्ग इसमें आ रहा है, किसानों की जो अगली जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो सारी इस प्रोसेस में आ रही है। तो ये सारे लोग हम इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्टअप के तौर पे देख रहे हैं, और किसानों की अपनी जो ओनरशिप है इस संगठनों में है। और केंद्र सरकार के भी जो प्रयास अभी चल रहे हैं वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के काफी प्रयास चल रही है। राज्य सरकारों ने भी आगे आके कुछ अपनी स्कीम्स को डिजाइन किया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक किसानों के अपने ओनरशिप का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, उसके तहत वो अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। जी प्रोफेसर शर्मा, एमएसपी को लेकर आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि किसान जो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, एमएसपी को सभी के लिए लागू किया जाना इत्यादि, इनकी व्यवहारिकता क्या है? देखिए, ये एमएसपी गारंटी वाली जो बात है उसमें एक चीज जो है वो सबके लिए उचित नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि जो हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी एक स्कीम जो बनाई हुई है उसके अंतर्गत हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो भी रहेगा, प्राइस सपोर्ट स्कीम रहेगी,
प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम रहेगी और साथ में जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रहेगी। तो कुछ फसलों में जो है वो मेरे ख्याल से हमें ये जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसका देखना पड़ेगा, या फिर जो है हमारा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का देखना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ऑफ क्रॉप जो है वो अलग है, इसलिए उसको जो है कि गवर्नमेंट सब प्रोक्योर करे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों बहनों से एक अपील ये करना चाहता हूँ कि आप आंकड़ों पे जाइए, चाहे वो MSP की वृद्धि की बात हो या कि हमारे जो किसान भाई जो MSP जो प्रोक्योरमेंट का जो फायदा ले रहे हैं उसका आप देखिए पिछले 5-6 साल में जो है लगभग 2 से 2.5 गुना उसमें जो है किसान जो आपके प्रोक्योरमेंट के साथ जुड़े उसकी हुई है। तो हमें जो है वो एक विश्वास जो आंकड़ों पे करना चाहिए, ये भ्रांतियां जो फैल रही है उस पर ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि हमें सारी ये जो आपके 4 कंपोनेंट जो है उनको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बात कही है आपने, क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार भी लगातार नीतियों में बदलाव कर रही है, ज़्यादा सहूलतें दे रही है, FPOs खोलने पर भी आपको सस्ता लोन उदाहरण के तौर पर मिल सकता है इत्यादि। इन सब चीज़ों को समझते हुए किसान को अपना मन बनाना होगा, सही तथ्यों को समझना होगा। आपने सही कहा प्रोफेसर शर्मा, आंकड़े सही तस्वीर बयां करते हैं, उस पर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दूरदर्शन अपनी तरफ से लगातार इस प्रयास में जुटा है कि किसान भाइयों को हम सही बात बता सकें। ऐसे में वक्त के साथ कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार उनके लिए नए अवसर ला रही है। उसके साथ जुड़िए, उनकी व्यवहारिकता को समझिए, उनके फायदे को समझिए और उसके बाद ही अपना मन बनाएं, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।